राधे राधे। गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साक्षी क्लासेज में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, उसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल भी दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। देखो, हमने उस वाली वीडियो में समीकरण को संतुलित करना सीखा था। अब हम आगे इसी प्रोसेस को लेकर आगे चलते हैं। आगे भी समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं कि कैसे होते हैं, कौन सी विधि है, किस तरीके से किए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं समीकरण के, वो सब हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, एक समीकरण ये दे रखा है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, इसको हाइड्रोजन गैस के साथ में जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तब CH3OH का निर्माण होता है। तो ये जो समीकरण है, इसको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है? ये असंतुलित समीकरण है। इस समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है? आप कमेंट करके बताओ, इसको संतुलित करो। कितने बच्चों के कमेंट आते हैं कि ये सर इस तरीके से संतुलित होगा? देखो, हम करते हैं इसको। वही सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद करना है। किस में बंद करना है? बॉक्स में। ये मैंने बॉक्स में बंद कर लिया। इनको देखो, ये मैंने इनको बॉक्स में बंद कर लिया। बॉक्स में बंद करने के बाद हम क्या बनाएंगे? एक टेबल। सिंपल सी बात, हम क्या बनाएंगे? एक टेबल जिसमें एक साइड लिख लेंगे तत्व और एक साइड लिख लेंगे अभिकारक। अभिकारक में परमाणु संख्या, ठीक है, और एक साइड लिख लेंगे उत्पाद में परमाणु संख्या। क्या लिख लेंगे? उत्पाद में परमाणु संख्या। ये सिंपल सी टेबल बन गई। अब देखो, इस ये टेबल बन गई। अब हम इस टेबल में क्या करेंगे? तत्व लिखेंगे। क्या है? कार्बन है, ठीक है, ये मैंने C लिख दिया। ऑक्सीजन है, ये O लिख दिया। और ये हाइड्रोजन है, ये H लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला पक्ष कौन सा होता है? अभिकारक। कौन सा पक्ष होता है? ये वाला अभिकारक। और ये वाला अभिकारक हो गया। और ये वाला कौन सा होता है? उत्पाद। कौन सा होता है? उत्पाद। तो देखो बच्चों, अभिकारक में हम देखते हैं कि कार्बन है, ये अभिकारक है। इसमें अभिकारक में कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? देखो कितनी है, 1 है, तो हमने इसमें 1 लिख दी, ठीक है। आगे देखो, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या है? 1, इसमें भी हमने 1 लिख दिया। ये लो, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2, तो हमने यहाँ लिख दी 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, यहाँ कार्बन की कितनी है? ये उत्पाद। क्या है? ये उत्पाद। तो इस उत्पाद में कार्बन की कितनी परमाणु संख्या है? 1। कितनी है? 1 लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी है? 3, तो ये रही, 1 ये रही, 4। हाइड्रोजन की कितनी है? 4। तो H देखो अपना कहाँ है? यहाँ पे। ये मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी है? 1। कितनी है ऑक्सीजन की? 1। देखो, ये हमारी इक्वल है, ये वाली चीज इक्वल है। केवल कहां पर डिफरेंस आ रहा है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में उत्पाद की जो परमाणु संख्या वो तो 4 है, और अभिकारक में कितनी है? 2। तो इसको कितनी करनी है? 4। इसको कितने से गुणा किया जाए? इस 2 को, कि 4 हो जाए। कितने से गुणा करेंगे? 2 से। कितनी हो जाएगी? 4। अब क्या हो गई? ये इक्वल। क्या हो गई? इक्वल। तो हाइड्रोजन को किसमें गुणा किया था? अभिकारक में। अभिकारक पकड़ो, ये रहा, ठीक है। अब इसको क्या करना है? गुणा। तो बॉक्स के अंदर तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, बॉक्स के बाहर हम 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो ये लो, मैंने ये 2 से गुणा कर दिया। अब क्या बना? ये CO, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, प्लस 2H2, ये क्या है? गैस, ठीक है। और ये क्या है? CH3OH, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा समीकरण हो गया अब हमारा? संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरीके से अब हम सेकंड वाला है, इसको करते हैं। अच्छा, सेकंड वाले को आप खुद से करो और खुद कमेंट करना कि सर ये इस तरीके से संतुलित होगा, ये इतना होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में
डाल देना कि सर हमसे नहीं हो रहा है, आप सोल्व करके बताओ, मैं सोल्व करके बता दूंगा। वैसे आप लोगों को ये जो तरीका है इस तरीके से करना है तो इजीली ये सॉल्व हो ही जाएगा। आगे देखो, हम आगे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। के रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये मुख्यतः 5-6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5-6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो हम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। फिर पढ़ेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के बारे में। फिर पढ़ेंगे विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, अवक्षेपण आदि अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन स प्लस योजन, अर्थात स माने संयुक्त और योजन का मतलब जुड़ना, अर्थात योजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जुड़ते हैं, क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। देखो, इसको तो हटा देते हैं, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होती है। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक कितने होने चाहिए? दो या दो से अधिक। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जुड़कर, मिलकर या जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भैया? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अर्थात जुड़कर, कितने भी हैं, चाहे दो हो, तीन हो, 10 हो, जुड़कर एक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक का निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमारा घर होता है, ठीक है, घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, वो सब कमरे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक घर का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे देखो, कार्बन है, ठीक है, कार्बन को हमने किसकी उपस्थिति में जलाया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कौन सी गैस बनी? CO2। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो किसका निर्माण हुआ? जल का। ठीक है, ये जो आपकी सल्फर है, गंधक, क्या है ये? गंधक। ठीक है, इस गंधक को अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करवाएंगे तब CO2 गैस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? CO2 गैस का। अब आगे देखो, CaO, क्या है ये? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ में करवाई जाती है, ये इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तब CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है। क्या हो जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं बुझा चूना। इसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये जो बिना बुझा हुआ चूना था, अर्थात जो हमारे ये भट्टे हैं, इन पर कली आती है ना, जिसे टंटा बोलते हैं, मकान पोतने के लिए उपयोग में ली जाती है, वो जो CaO होता है जिसको पानी में नहीं भिगोया जाता, पहले वाले होते हैं वो पत्थर के जैसे टुकड़े, वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया, जब इसको जल में भिगोया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है और इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना, जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। इसका किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? सफेदी करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसके या तो नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप, मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था वीडियो में
कि हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे, अर्थात साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे और समझते भी चलेंगे, याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और शायद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और लगभग नहीं तो 70% आपको यहीं पे याद हो जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो और भी ज्यादा तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स है वो बना लो। देखो अब पढ़ेंगे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ते हैं। देखो अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एकल अभिकारक होता है वो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। और वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वैसे तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 प्रकार की दी हुई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसमें पहली है आपकी देखो ऊष्मीय वियोजन, दूसरे नंबर पर आती है विद्युत वियोजन, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी प्रकाशीय वियोजन। तो आइए देखो पढ़ते हैं, समझते हैं, और समझते हुए याद करते हुए आगे चलेंगे धीरे धीरे बिल्कुल आराम से। देखो वियोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। देखो क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अर्थात अभिकारक कितना होगा? एक, टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। ये जो एकल अभिकारक है टूटकर छोटे छोटे बहुत सारे 2 या 2 से अधिक उत्पादों को बना लेता है। यही क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब हम आगे पढ़ेंगे अपघटन के प्रकार की। अपघटन अभिक्रिया होती है, यह कितने प्रकार की होती है? तो देखो कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार मैंने बताए दिए थे। अब पहला पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन। कौन सा अपघटन? ऊष्मीय अपघटन। अब ये क्या होता है कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा के कारण छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। किसके कारण? ऊष्मा के कारण छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किस किस में टूट जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस कैल्शियम क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे संगमरमर भी कहा जाता है। क्या? संगमरमर। संगमरमर मतलब साथ साथ मर, अर्थात संगमरमर भी कहा जाता है। जब इस संगमरमर को हम ऊष्मा देते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब यहाँ से भी अच्छा से प्रश्न बनता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर के नाम से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बार वापस देखो, ऊष्मीय अपघटन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा के कारण, किसके कारण? ऊष्मा के कारण छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। अब आगे पढ़ते हैं विद्युत अपघटन। कौन सा? विद्युत अपघटन, अर्थात विद्युत के कारण, विद्युत प्रवाहित होने के कारण, या जब हम किसी भी चीज में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। ये नहीं कि जैसे ये आयरन लोहे की है या फिर कोई तांबे का तार है, इसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो लिक्विड अवस्था में होती है कोई चीज, गलित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में होती है। देखो देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की गलित अवस्था में, अभिकारक की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, करने पर वह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अपघटन कहलाती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती
है। एग्जाम्पल के लिए NaCl है, ठीक है, अर्थात इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। नमक का जो जलीय विलयन है, अगर इसमें से हम विद्युत प्रवाहित करवाते हैं, क्या प्रवाहित करवाते हैं? विद्युत प्रवाहित करवाते हैं। किसमें से? NaCl में से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, जैसे नमक है, इसको पानी में घोला, अच्छी मात्रा में घोल लिया, घोलने के बाद हम क्या करते हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब ये सोडियम व क्लोरीन गैस में विभाजित हो जाता है। किस किस में विभाजित हो जाता है? NaCl सोडियम व क्लोरीन गैस में विभाजित हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा असंतुलित है। ये वाला तो संतुलित था, ये वाला क्या है? असंतुलित। आप मुझे कमेंट में इसे संतुलित करके बताओ, कमेंट में संतुलित करोगे। NaCl क्या था? NaCl में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब ये सोडियम और क्लोरीन गैस में विभाजित हो जाता है, क्लोरीन और सोडियम में टूट जाता है। ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इसको संतुलित करके कमेंट में करोगे सर इसका संतुलित रासायनिक समीकरण ये होगा। अब एक बच रही है आपके, उसमें अपघटन हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। अब पढ़ेंगे हम प्रकाशीय अपघटन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाशीय अपघटन के बारे में। इसको पढ़ने से पहले आप लोग इसके नोट्स बनाओ या स्क्रीनशॉट लो। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ा था हमने? उस अपघटन अभिक्रिया में तीसरी प्रकार की कौन सी अभिक्रिया थी? प्रकाशीय अपघटन। देखो क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। देखो पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या होता है। एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। जब ये प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर Ag और ब्रोमाइड Br2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है। किस किस में बदल जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड में टूट जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। आगे देखो, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम अब? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी दो या दो से अधिक अभिकारक है, ठीक है, दो अभिकारक हैं, वो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब उनमें से एक ताकतवर या अधिक क्रियाशील तत्व है और एक निम्न अभिक्रियाशील तत्व है। तो निम्न अभिक्रियाशील तत्व का जो यौगिक होगा ना, उसको उसके यौगिक से जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो हटा देता है और खुद का यौगिक बना लेता है। इसे ही क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हटा देना या एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को हटा देना ही क्या कहलाता है? वियोजन। देखो देखते हैं विस्थापन क्या कहलाता है। विस्थापन देखते हैं। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं का यौगिक बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कुल मिला के दो लोगों की जिंदगी अच्छे से चल रही होती है और तीसरा व्यक्ति आकर के पहले व्यक्ति को वहां से हटा करके स्वयं उसके साथ में सेट हो जाता है। ये क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं का यौगिक बना लेता है, ये क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है। जैसे फेरस है, Fe+CuSO4, अर्थात फेरस व कॉपर सल्फेट का जो विलयन है
इसकी अभिक्रिया फेरस के साथ करवाई जाती है, तब ये फेरस अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। कौन सा? फेरस अधिक अभिक्रियाशील तत्व, और ये निम्न अभिक्रियाशील तत्व। इसको यहां से हटा देता है और स्वयं का यौगिक FeSO4 आयरन सल्फेट का निर्माण या फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। यहाँ पर सल्फर किसके साथ में थी? कॉपर के साथ में। किसके साथ में थी? कॉपर के साथ में। और सल्फेट किसके साथ में थी? कॉपर के साथ में। और यहाँ पर किसकी हो जाती है? फेरस की। कहने का मतलब दो लोगों की जिंदगी अच्छे से चल रही है, तीसरा आया उसको हटा लिया, खुद का बना लिया। ठीक है। इसी तरीके से देखो जिंक है, ये भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो यहाँ से जिंक कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा, कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग इसके नोट्स बनाओ, उतारो, या फिर स्क्रीनशॉट जो भी है वो ले सकते हो। हाँ तो बच्चों हमने पढ़ ली थी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली थी? विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे वाली अभिक्रिया पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिकारक होते हैं उनके बीच में, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयन का आदान प्रदान होता है। अर्थात इसमें द्विविस्थापन दो तत्व हैं, ये एक दूसरे को स्थापित करते हैं। इसकी एक और दूसरी और डेफिनेशन है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का पहला तत्व उत्पाद के पहले तत्व को तथा अभिकारक का दूसरा तत्व उत्पाद के दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। अर्थात इसमें दो तत्व विस्थापित होते हैं। आइए देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम सल्फेट, क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इससे क्या बनेगा? NaCl प्लस BaSO4। ये सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम है, ये क्या है? सल्फेट। ये क्या है? बेरियम, और ये क्या है? क्लोराइड। अब ये सोडियम इधर से इसको विस्थापित कर देगा, अर्थात ये सोडियम क्लोरीन के साथ में और ये बेरियम है ये सल्फेट के साथ में अपना यौगिक बना लेगा। अर्थात सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर के सोडियम क्लोराइड का और बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से एक और है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो गया कि दोनों तत्व अभिकारक के जितने भी तत्व हैं एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया? D। तो D वाला किसके साथ में मिलेगा? A वाले के साथ में, और B वाला किसके साथ में मिलेगा? C वाले के साथ में। इसी तरीके से यहाँ है, या देख लो ये A है, ये B तत्व है, ये C है और ये D है। ये D वाला किसके साथ मिलेगा? A वाले के साथ में, और ये C वाला किसके साथ मिलके बनाएगा? D वाले के साथ में मिलकर बना लेता है। देखो आगे अब पढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ये क्या होती है? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी। और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी। तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए कार्बन है, ठीक है। कोयले को जब हम जलाते हैं किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन।
तब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण कर लेता है, CO2 का। अर्थात इस कार्बन में किसकी वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की। किसकी वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की। यहाँ पर कार्बन अकेला था, यहाँ पर कार्बन के साथ में क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की। दूसरा है CH4, ये मेथिन का सूत्र है। किसका सूत्र है, मेथिन का। तो CH4 है, ठीक है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व, किस किस के तत्व है, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4, ठीक है। ये परमाणु है। ये CH4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और H2O का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर C के साथ में कौन है, H, अर्थात यहाँ क्या है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन। किसकी वृद्धि हुई यहाँ पर, ऑक्सीजन की। किसकी वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की। कमी किसकी हो गई, हाइड्रोजन की। किसकी कमी हो गई, हाइड्रोजन की, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के साथ में अब कौन मिल गई, ऑक्सीजन। यहाँ किसकी वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। अब अगली पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे अब हम, अपचयन अभिक्रिया। देखो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, यदि किसी अभिक्रिया में, ठीक, कोई भी अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया लिखो या अभिक्रिया लिखो सीधे, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ पर किसकी कमी हुई थी, हाइड्रोजन की। और यहाँ पर किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की। और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की। तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन में तो किसकी वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की, और कमी किसकी होगी, हाइड्रोजन की। लेकिन अपचयन में ठीक इसका उल्टा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की तो कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि। एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं तब कॉपर से ऑक्सीजन कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये किसकी वृद्धि क्या बना लेता है, जल बना लेता है। इस ऑक्सीजन में किसकी वृद्धि हो गई, इसकी, हाइड्रोजन की। किसकी वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। और यहाँ कॉपर में किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की। किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की। उतारो या स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ। अब पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलो देखो, देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई, जिसमें जैसे जस्ट हम पहले पढ़ के आए, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होती है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखो, CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये क्या है, उत्पाद। ये दोनों के दोनों क्या है, उत्पाद। ये सॉरी अभिकारक। क्या है, ये दोनों के दोनों अभिकारक। ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो एक कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कॉपर और जल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब इसमें देखो कहाँ तो उपचयन अभिक्रिया है और कहाँ पर अपचयन अभिक्रिया है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया क्या थी, याद करो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन में किसकी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे उत्पाद में आकर के ऑक्सीजन की। किसकी वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की। यहाँ केवल हाइड्रोजन था और यहाँ क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन। तो ये कौन सी हो गई, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन में, यहाँ अभिकारक में केवल और केवल हाइड्रोजन थी और उत्पाद में आकर हाइड्रोजन के साथ में क्या मिल गई, ऑक्सीजन। क्या मिल गई, ऑक्सीजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। किसकी, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो देखो यहाँ पर कॉपर
ऑक्साइड था साथ में, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन है, यहां जाके देखो किसके साथ मिल गई, हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पर कॉपर बेचारा अकेला रह गया, तो इस कॉपर में किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की। किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन निकलकर किसमें जुड़ गई, हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन निकलकर किसमें जुड़ गई, हाइड्रोजन में। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। और इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो गई, केवल क्या बच गया, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन में क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन में यहाँ क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन। तो ये उपचयन अभिक्रिया और ये अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए ये किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, जो किसी में भी नहीं मिलता, ठीक है। जो जल में नहीं मिलता वो अविलेय पदार्थ होता है। अभिक्रिया के दौरान अविलेय पदार्थ का निर्माण होना क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप, किसका, उत्पाद के रूप में अवक्षेप, या फिर अवक्षेप को हम अविलेय पदार्थ भी बोल सकते हैं, का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए नमक की अभिक्रिया अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं, ये किसका रासायनिक सूत्र है, नमक का। किसका, नमक का। जो साधारण नमक होता है जिसको हम खाते हैं ना, वो वाला। इसकी अभिक्रिया अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करवाते हैं तो सिल्वर जो क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, ये अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होता है, और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होती है। इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नोट्स बना लो। अब हम पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, संक्षारण के बारे में पढ़ते हैं। देखो संक्षारण क्या होता है, जब भी कोई धातु की परत है, ठीक है, धातु की ऊपर वाली सतह है, ये हवा, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। संक्षारित का मतलब धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है, इसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। देखो आओ, यदि किसी धातु की सतह, धातु के ऊपर वाली सतह है या जो भी सतह है, वो हवा, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आकर के धीरे धीरे संचारित होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लोहे पर जंग लगती है, ये किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का। जब भी लोहे में जंग लगेगी वो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होगा, तो वो क्या कहलाता है, संक्षारण। चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना, आप लोग देखते हो चांदी के जितने भी आभूषण है जो महिलाएं पहनती है या फिर आप लोग पहनते हो, जैसे रिंग है, माला वगैरह है, ये धीरे धीरे क्या होती है, काली पड़ जाती है, इनके ऊपर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा तांबे के जो भी बर्तन होते हैं, तांबे की जो चीज होती है, उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। कौन से रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, संक्षारण के एग्जाम्पल है। इनसे धातु है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, ये क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण किसे कहते हैं, किसी भी धातु की सतह का हवा, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आकर के धीरे धीरे संचारित होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना और तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना। अब देखो इससे हम वस्तुओं को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी लोहे की वस्तु इस पर पेंट कर सकते हैं, ठीक है, कलर करके पेंट करके उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसके अलावा तेल ग्रीस वगैरह लगा करके हम संक्षारण से बचा सकते हैं। इसके अलावा जस्तीकरण करके, जस्तीकरण का मतलब क्या होता है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। देखो बचाव, इसके बचाव क्या क्या है, संक्षारण से बचाव, पेंट करके वस्तु को या धातु को पेंट करके हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। तेल या ग्रीस लगा करके हम संक्षारण से बचा सकते हैं धातु को। और जस्तीकरण करके, जस्तीकरण क्या होता है कि लोहे पर, किस पर, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है।
अब आगे पढ़ते हैं विकृत गंधिता। किसके बारे में पढ़ेंगे? विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। देखो विकृत गंधिता क्या होती है कि आप लोग देखते हो तेल या वसा युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो तेल से बनते हैं, जिनके अंदर वसा की मात्रा होती है, ये वायु के संपर्क में आकर के जब इसको अधिक दिनों तक रखा जाता है, तो जब ये वायु के टच में आते हैं तो अपने स्वाद में और गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। यही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई अचार है, ठीक है, अचार में अगर तेल की मात्रा कम कर दी जाए, जब वो हवा के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे खराब होगा, उसका स्वाद भी बदलेगा और उसकी गंध में परिवर्तन होता है। देखो आओ देखते हैं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा का वायु के संपर्क में आकर अपने स्वाद व गंध में परिवर्तन करना ही विकृत गंधिता कहलाता है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये वायु के संपर्क में आकर के, ठीक है, अपने स्वाद व गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। यही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। अब विकृत गंधिता से किस प्रकार से बचा जा सकता है और किस प्रकार से नहीं बचा जा सकता, इसके लिए देखो बचाव के क्या क्या कारण है। बचाव के लिए क्या क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है, अर्थात ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बिल्कुल खराब नहीं हो, अर्थात ऑक्सीजन को उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। खाद्य पदार्थ को वायु रोधी बर्तनों में भरा जाता है या रखा जाता है। जो खाद्य पदार्थों को ऐसे बर्तनों में रखा जाता है जिसमें वायु प्रवेश ना करे। इसके अलावा देखो खाने की चिप्स, नमकीन की जो थैलियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखो आप लोग देखते हो जो कुरकुरे आते हैं, चिप्स वगैरह आती है, नमकीन वगैरह आती है, ये काफी लंबे समय तक या कई दिनों तक रहती है, फैक्ट्री में बनती है, फिर सेलर के पास में जाती है दुकान पर, फिर गांव में पहुंचते हैं तो काफी लंबा समय हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन की जगह किसकी जगह? ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसके अलावा आप लोग देखते हो कि घरों में भी हमारे कई ऐसी सामग्री होती है, ऐसी चीजें होती है, फिर ऐसे खाद्य वस्तुएं होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती है। इसके लिए हम उसको किस में रखते हैं? फ्रीज में। किस में रखते हैं? फ्रीज में। तो फ्रीज में रख करके भी वस्तुओं को या खाद्य पदार्थों को विकृत होने से बचाया जा सकता है या खराब होने से बचाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना ही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। अब ये खराब कैसे होंगे? जो तेल व वसा युक्त जो पदार्थ है वो वायु के संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में आते हैं? वायु के संपर्क में आकर इसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी जीव को उत्पन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो जीव उत्पन्न होंगे, और जीव उत्पन्न होंगे तो खराब होगी धीरे धीरे। आप लोग इसके नोट्स बना लो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए C6H12O6, ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। किसका सूत्र है? ये ग्लूकोज का, ठीक है। C6H12O6 जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, किसकी उपस्थिति में टूटता है? विखंडित होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी तरीके से CH4 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब CO2, H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि श्वेसन को, किसको? श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? कि जो हम श्वास लेते हैं इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? देखो इसका रीजन ये है कि जब हम भोजन करते हैं तब उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद में ग्लूकोज के रूप में जो पचा हुआ पदार्थ है ग्लूकोज के रूप में हमारे रक्त में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? रक्त में। और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तब ऑक्सीजन भी किसमें मिल जाती है? रक्त में। तब ये ग्लूकोज है, क्या? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है, तब विखंडन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है,
कहाँ रहती है ये? रक्त में। जल बनता है ये भी कहाँ? रक्त में। और ऊर्जा का निर्माण होता है जो किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसमें संग्रहित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। क्या प्रश्न क्या बना है यहाँ से? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? देखो, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद में जब इसका पूर्ण पाचन हो जाता है तो ये ग्लूकोज के रूप में हमारे रक्त में जाकर के मिल जाता है। इसी तरीके से जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों से होते हुए जो वायु है, ऑक्सीजन है, ये हमारे रक्त में मिल जाती है। और उस समय जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तब इसका विखंडन होता है। विखंडन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में या पूर्ण होने में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊष्मा की। अर्थात अगर ऊष्मा नहीं होगी तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी, अर्थात उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को तब जब ऊष्मा दी जाती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है, ठीक है, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तब कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका उपयोग हमें सफेदी करने में लेते हैं। क्या करने में लेते हैं इसका उपयोग? सफेदी करने में लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है कि सिल्वर क्लोराइड है, इसको प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में ये सिल्वर और क्लोराइड में विभक्त हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो आपका पहला चैप्टर था इसके जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ करवा दी। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, उसमें भी एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे।